हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सीसीआर भवन में कांवड़ मेले की समीक्षा बैठक की है। आपको बताते चले कि लगातार कांवड़ को लेकर समीक्षा बैठक का दौर जारी है और इस बैठक में रानीपुर विधायक आदेश चौहान, रुड़की विधायक प्रदीप बत्रा और साथ ही पूर्व कैबिनेट मंत्री स्वामी यतीश्वरानंद और साथ ही उत्तराखंड डीजीपी अभिनव कुमार सहित जिले के आला अधिकारी भी मौजूद रहे हैं। आगामी कांवड़ मेले पर अधिकारियों के साथ ये चर्चा भी की गई है। बहुत बड़ा मेला होता है जिसमें कई करोड़ लोगों की शिव भक्त कांवड़ियों का आगमन होता है। पिछले वर्ष भी 4 करोड़ से ज्यादा लोग आए थे। इस वर्ष भी बड़ी संख्या में आने का अनुमान है। सभी शिव भक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड हरिद्वार आगमन में सबका स्वागत करते हैं, सबका अभिनंदन करते हैं और उनकी यात्रा अच्छी हो, किसी प्रकार की कोई परेशानी न हो, हर प्रकार से यात्रा सहज सरल हो। उसके निमित्त आज यहाँ पर बैठक की गई। सभी विभागों को अपने अपने विभागों को दुरुस्त करने का, जो कमियां हैं उसको दूर करने का, पिछले साल की जो अनुभव है उनको देखते हुए इस साल और अच्छी व्यवस्था हो। क्षेत्रीय विधायक और प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल और साथ ही जिलाधिकारी मयूर दीक्षित की मौजूदगी में विकासखंड नरेंद्र नगर के ब्लॉक मुख्यालय फकोट में आपको बताते चले कि आहूत बीडीसी की बैठक हुई है। सड़क, बिजली, पानी, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल आदि मुद्दे पूरी तरह से छाए रहे हैं। इस पर मामले पर आपको बताते चले कि जब जनप्रतिनिधियों की तरफ से उठाए गए मुद्दों पर अधिकारी सही जवाब नहीं दे पाए तो इस पर नाराजगी व्यक्त करते हुए प्रदेश के वन मंत्री सुबोध उनियाल ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे बैठक में तैयारियों के साथ आएं। उनियाल का यह भी कहना है कि इन बैठकों का मकसद ब्लॉक स्तर पर जिला स्तरीय समस्याओं का निदान करना है। इन उद्देश्यों को लेकर के बीडीसी की बैठकों का आयोजन किया जाता है और मेरा मानना है कि विशेष करके नरेंद्र नगर की जो बीडीसी होती है उसमें जनपद स्तर के समस्त अधिकारीगण और माननीय मंत्री जी इसमें उपस्थित होते हैं। निश्चित रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों के और हमारे जनप्रतिनिधियों की समस्याएं होती हैं उन समस्याओं का निराकरण करने की कोशिश की जाती है। जो समस्याएं प्रदेश स्तर की होती हैं उनको प्रदेश स्तर पर अगर पारित कर उनको भी निराकरण करने के लिए शासन को लिखा जाता है। और मेरा मानना है कि सदन के जिस प्रकार से सदन की कार्रवाई होनी चाहिए उस प्रकार से नगर विकासखंड का सदन चलता है। सदन प्रदेश का सबसे श्रेष्ठ सदन है जो वास्तविक में सदन की तरफ इसकी कार्रवाई की जाती है और क्योंकि ये एक ऐसा सदन है जिसमें बुनियादी स्तर पर जो ग्राम प्रधान और बीडीसी मिलकर जो हर गांव की हर समस्या की जो जानकारी होती है उसको उठाने का काम करते हैं और जिले के अधिकारी उसको निराकरण के लगाते हैं। तो देखते हैं आज जो नरेंद्र में ब्लॉक का यहाँ का युवा जो है यहाँ का जिलाधिकारी और सारे अधिकारी बीडीसी बैठक जिलाधिकारी और जिला प्रशासन के सभी अधिकारियों का बैठक में आना और स्वयं महिला जनप्रतिनिधि के तौर पर आना। दिल्ली स्थित बुराड़ी हिरंकी में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बुधवार को प्रतिभाग किया था। उन्होंने केदारनाथ मंदिर दिल्ली में भूमि पूजन कर मंदिर का शिलान्यास किया है। इस पर कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने बड़ा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि ये शर्मनाक है और इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान राम ने इनको सजा दी है और ये अयोध्या सीट हारे, अयोध्या के अगल बगल की 6 सीटें हारे। उन्होंने ये भी कहा कि केदारनाथ मंदिर में 230 किलो सोने की चोरी की बात हम सब ने उठाई थी, उसके बावजूद भी आज तक जांच नहीं बैठी है। और इनकी इन्हीं हरकतों की वजह से भगवान राम ने, रामलला ने इनको पनिशमेंट दी। ये अयोध्या हारे या अयोध्या की अगल बगल की 6 सीट हारे। यहां केदारनाथ में जब 223 किलो सोने की चोरी की बात हम सबने उठाई उसके बावजूद आज तक जांच नहीं बैठी और अब यहां से बिना इजाजत के हमारी शिलाएं लेके जा रहे हैं। और वो भी उस दिन का चयन किया गया जिस दिन हमारे 5-8 गढ़वाल के कुमाऊं शहीद हुए।
मुख्य विकास अधिकारी झरना कामता ने कहा कि स्वच्छता ग्रीन लीफ सिस्टम के तहत निर्धारित मानकों के अनुसार होटल, रिजॉर्ट, होम स्टे आदि को रेटिंग दी जाए। साथ ही स्वजल परियोजना विभाग को सत्यापन कर उप समिति के लिए स्वच्छता ग्रीन लीफ रेटिंग सिस्टम के लिए ऑनलाइन प्रशिक्षण की व्यवस्था करने के निर्देश दिए जाएं। योजना के तहत संस्थानों को फीकल स्लज प्रबंधन, मानव मल का निस्तारण, ठोस कचरा प्रबंधन, जल प्रबंधन पर भी अंक दिए जाते हैं। और योजना का मकसद अतिथि सुविधाओं के लिए बुनियादी ढांचा विकसित करना है। योजना में देहरादून और नैनीताल में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य किया जा रहा है। पायलट बेसिस पे इसमें जनपद देहरादून को और नैनीताल को लिया गया है। तो इसके अंतर्गत स्वच्छता ग्रीन रेटिंग प्रणाली, इसमें हमारे जनपद में ग्रामीण क्षेत्र में जो भी रजिस्टर्ड होटल्स हैं, होम स्टे हैं, धर्मशालाएं हैं, उन सबकी रेटिंग की जाएगी। तो इसमें 1 लीफ, 3 लीफ और 5 लीफ सिस्टम है। इसमें कुछ मानकों के आधार पर जो है सर्वे कराया जाएगा। इसमें हमने सभी इस तरह के जो रजिस्टर्ड होटल्स हैं उनके साथ में मीटिंग कर ली है। उनको एक फॉर्म दे दिया गया, उस फॉर्म को भर के वो हमें सबमिट करेंगे। उसके बाद एसडीएम की अध्यक्षता में कमेटी बनेगी जो जाकर के सत्यापन करेगी। इसमें मुख्य रूप से 3 बिंदुओं पे जो है वो फॉर्मेट पे रिपोर्ट ली जा रही है, जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है, ग्रे वाटर मैनेजमेंट है और पीपल स्टेज मैनेजमेंट है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की रूल्स मेकिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन कमेटी ने शुक्रवार को यूसीसी रिपोर्ट को सार्वजनिक कर दिया है। इसका मकसद प्रदेश में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करने से पहले प्रदेश की जनता यूसीसी रिपोर्ट को पढ़ और समझ सकती है। यूसीसी रिपोर्ट 4 वॉल्यूम में तैयार की गई है। समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 और कुल 392 अनुच्छेद हैं। यूसीसी की रिपोर्ट राज्य सरकार को मिलने के बाद में मंत्रिमंडल से मंजूरी देने के साथ ही 7 फरवरी को विधानसभा से पारित किया गया है। और यूसीसी रिपोर्ट को प्रॉपर तरीके से लागू करने के लिए इससे संबंधित नियम तैयार करने की जरूरत थी। इसको देखते हुए उत्तराखंड की धामी सरकार ने 10 फरवरी 2024 को उत्तराखंड के पूर्व सीएस शत्रुघ्न सिंह की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय रूल्स मेकिंग और इम्प्लीमेंटेशन कमेटी का भी गठन किया है। अध्याय 2 चैप्टर 2 बेसिकली उत्तराखंड का एक ओवरव्यू है, जिसमें उत्तराखंड के रिलीजियस कल्चरल हेरिटेज, डेमोग्राफी, सोशल डेवलपमेंट इंडिकेटर, ग्रोथ, माइग्रेशन, डेमोग्राफिक चेंजेस, इसके बारे में संक्षेप में वर्णन किया गया पृष्ठभूमि के लिए। चैप्टर 3 मेथोडोलॉजी के बारे में है, जिसमें यह कहा गया है कि हमने किस प्रकार से इन सब चीजों को समाहित करते हुए अपना जो 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 ड्राफ्ट प्रस्तुत किया उसको कैसे समाहित किया जाए। इसमें उन्होंने यह भी परीक्षण किया समिति ने कि क्या स्टेट के पास ये जुरिस्डिक्शन है कि यूसीसी बनाई जाए। उत्तराखंड में 14 जुलाई को होने वाले पीसीएस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के लिए एडिशनल एसपी जया बलूनी ने पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक की है। जया बलूनी ने अधिकारियों को निर्देश भी दिए कि पीसीएस भर्ती परीक्षा को शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न करवाया जाए। इसके लिए परीक्षा केंद्र के बाहर कड़ा पहरा देकर नकल विहीन परीक्षा संपन्न करवाने के निर्देश दिए हैं। एडिशनल एसपी ने बैठक के दौरान मानसून सीजन को लेकर भी पुलिसकर्मियों को चौकन्ना भी किया और सतर्क रहने के निर्देश दिए हैं। परंतु एनपीएस अकाउंट में जमा नहीं है। ये जो इस समय पर मानसून का सीजन चल रहा है और लगातार येलो अलर्ट और ऑरेंज अलर्ट भी आ रहा है, इस संबंध में सभी थानाध्यक्षों को बताया गया है कि कोई भी ऐसी सूचना होगी तो उस पर तत्काल कार्रवाई करेंगे, तत्काल मौके पर पहुंचेंगे। साथ ही साथ जो अभी कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है उसको लेकर भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ परसों हमारे यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा भी है, जिसमें कि पौड़ी, कोटद्वार और श्रीनगर में सेंटर्स हैं, तो उसको लेकर भी चेकिंग फ्रिस्किंग भी की जाएगी और जो होटल ढाबे हैं वहां की चेकिंग की जाएगी। उत्तराखंड के मौसम को लेकर मौसम निदेशक विक्रम सिंह ने भी कहा कि इस सप्ताह समान रेनफॉल एक्टिविटी देखने को मिलेगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि इन दिनों कई जनपदों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। उसके बाद के 3 दिन तक हल्की बारिश की भी संभावना है, लेकिन इंटेंस रेनफॉल एक्टिविटी के चलते येलो अलर्ट भी रखा गया है, जो कि समान एक्टिविटी में रखा जाता है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि जो भी आवाजाही कर रहे हैं या कहीं पर भी जाएं, मौसम की जानकारी लेकर ही जाएं। अभी आप एक सप्ताह के लिए अगर बात करते हैं, मौसम में ज्यादा एक्टिविटी नहीं है। सामान्य के आसपास की एक्टिविटी आप कह सकते हैं, सामान्य से कम। बल्कि सामान्य के लिए अगर बात करूं तो 11 और 12 जुलाई को जो है उत्तराखंड में सामान्य के आसपास बारिश मिलनी चाहिए।
और 11-12 में अगर हम हैवी रेंज की बात करें तो इक्का दुक्का जगहों में देहरादून है, टेहरी है या पौड़ी है, या इसी तरह कुमाऊं रीजन में देख रहे तो नैनीताल, चंपावत या यूएस नगर, तो इनमें संभावना है कि एक आध जगहों में जो है हैवी रेंज भी मिले। लेकिन ठीक है, ये सामान्य के आसपास ही चीजें रहेंगी, मैं ये कहूंगा 11 और 12 में। हल्द्वानी में छात्र संघ अध्यक्ष पर लूट का मुकदमा दर्ज होने से छात्र आक्रोशित हो गए हैं। गुस्साए छात्रों ने कोतवाली में जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही पुलिस प्रशासन के खिलाफ भी नारेबाजी की है। प्रदर्शन कर रहे छात्रों ने छात्र संघ अध्यक्ष सूरज रमोला सहित 5 छात्रों पर मुकदमा भी दर्ज किया है और तत्काल वापस लेने की मांग की है। छात्रों से सीओ से भी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। छात्र नेताओं का दावा है कि प्राइवेट अस्पताल पहाड़ों के गरीब मरीजों को लूट रहे हैं। जब लोगों के हक की बात आती है तो डॉक्टर ने उन पर फर्जी मुकदमा दर्ज कराया। पुलिस प्रशासन से छात्रों पर लगे मुकदमों को वापस लिए जाने की भी मांग की है। उसके अनुसार सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया भारतीय न्याय संहिता के हिसाब से। आज जो हमारे छात्र संघ के जो भी सदस्य हैं उनके साथ वार्ता की गई है इस संबंध में और उनके द्वारा ज्ञापन दिया गया है एसपी साहब को। तो जो भी उनके एप्रीहेंशन हैं, जो एलिगेशन, उनका कहना है कि उनके पक्ष भी सुना जाए, तो उस पर भी उसको जांच तलब किया गया भारतीय न्याय संहिता के ही और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के जो भी प्रोविजन है उसके अनुसार और जो भी धाराएं हैं, जो भी उनकी तहरीर में आई है उससे संबंधित ही मामला है और उसी के हिसाब से ही जो एफआईआर में धाराएं हैं वो भी लगेंगी। देखिए, इस तरीके की जो चीजें पहले भी हुई हैं उससे भी क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है और क्लियर कट हम लोगों ने उसमें चार्जशीट की तरफ ही गए हैं सारे मामले और जो भी उसमें अभियुक्त हैं उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करी गई है। फिलहाल यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल संरक्षण के लिए उत्तराखंड सरकार आज हर संभव प्रयास कर रही है ताकि पहाड़ों पर जल का संचय, संरक्षण और संवर्धन हमेशा के लिए हो सके। जो हमारे स्रोत जो सूख गए हैं, जो नदियां हैं, जो पुराने हमारे जल स्रोत हैं, उनको पुनर्जीवित करने का एक अभियान सरकार ने लिया है। लेकिन ये काम तभी पूरा होगा जब उसमें जन जन का सहयोग होगा। इसलिए हम सबको इसमें अपना योगदान देना होगा। देवभूमि उत्तराखंड, जिसकी नदियां और जल स्रोत हमेशा से ही देश की प्यास बुझा रहे हैं, इन जल स्रोतों को बचाना हम सबकी जिम्मेदारी है। आइए अपनी नदियों और तालाबों को प्रदूषित होने से बचाने और पानी को संरक्षित करने का संकल्प लें। प्लास्टिक कचरा न फेंकें, न ही किसी को फेंकने दें। पुराने तालाबों को बचाएं। इसके साथ साथ रोजमर्रा के जीवन में पानी की हर बूंद को बचाएं, क्योंकि यही है जल संरक्षण का आधार। हमारी छोटी कोशिशें लाएंगी बड़े बदलाव, जैसे कि नल खुला न छोड़ें। अगर कोई नल टपक रहा है तो उसे तुरंत ठीक कराएं, चाहे किचन हो या बाथरूम। बेवजह पानी न बहाएं। जब जरूरत ना हो तो नल बंद कर दें। नहाते समय शावर की जगह बाल्टी का प्रयोग करें। साफ सफाई में पानी को व्यर्थ न बहाएं। बाल्टी और कपड़े से सफाई भी अच्छी होगी और पानी भी बचेगा। सिंचाई के दौरान पानी का प्रयोग समझदारी से करें। पौधों को जरूरत से अधिक पानी न दें, इससे खेती भी बेहतर होगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग को अपनाएं, पेड़ पौधे लगाएं। अपनी ये जिम्मेदारी निभाएंगे ना आप? मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए और निश्चित तौर पर इसके लिए लोगों को अपनी आदतें भी बदलनी होगी। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। पानी को बचाएं, भविष्य को सजाएं। ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। रुख करते हैं खबरों की तरफ। हल्द्वानी में डीआईजी डॉक्टर योगेंद्र रावत और एसएसपी प्रहलाद मीणा ने 26 पुलिसकर्मियों और 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया है। ये सम्मान इन पुलिसकर्मियों को लोकसभा चुनाव में निष्ठा से कार्य करने, पर्यटन सीजन के दौरान यातायात को
सुचारू रखने के लिए भी किया गया है। इसके अलावा मानसून सीजन के चलते 230 पुलिसकर्मियों को रेनकोट दिए गए हैं। पिछला चुनाव हमारा लोकसभा चुनाव बीता है और उसके अलावा जो ट्रैफिक सीजन और यात्रा सीजन जो हमारा जून के साथ लगभग खत्म हुआ है, इसमें जिन लोगों ने उत्कृष्ट कार्य किया ऐसे विभिन्न जनपदों के लोगों को यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 15 ट्रैफिक वॉलंटियर्स जिन्होंने की निस्वार्थ भाव से सेवा की है, उन लोगों को भी यहाँ पर सम्मानित किया गया। इसके अलावा 250 पुलिसकर्मियों को यहाँ पर से रेनकोट अलग अलग जनपदों के लोगों को वितरित किया गया। एक मिनट दादा। कालाडूंगी स्टेट हाईवे का एक हिस्सा भारी बारिश के कारण बह गया है, जिसे यातायात कुछ समय के लिए बंद कर दिया गया। पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंची, यातायात बंद करवा दिया गया। लोक निर्माण विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे हैं। जो पिछली बार का अनुभव था उसमें यहाँ आप देख रहे हैं जहाँ पर डैमेजेज हुए हैं, इसमें सारा पानी ओवरफ्लो हुआ था और उससे बिदरामपुर और बहुत सारे गांव इससे प्रभावित हुए थे। जिलाधिकारी महोदय द्वारा उस पर यहाँ पर विजिट किया गया था और जो भी टेक्निकली पॉसिबिलिटी थी इसको प्रोटेक्शन करने के लिए वो की गई थी। तो ये जो यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं, जो चकलुआ हमारी पुलिया इसमें आधी डैमेज हो चुकी है, उसका कारण क्या है कि जो अप स्ट्रीम में एक काली गाड़ को पानी जाता था, उस पर प्रोटेक्शन करने की वजह से इसका वॉल्यूम ज्यादा बढ़ गया है। तो इसकी वॉल्यूम बढ़ने से और पानी ओवरफ्लो होने की वजह से इसमें कटाव बहुत ज्यादा हो गया। जो हमारी यहाँ पे बारिश हुई थी उससे हमारी पुलिया जो है उसका आधा पार्ट बहा था, जो हमें रिपेयर करा के पीडब्ल्यूडी को जिलाधिकारी महोदय द्वारा निर्देश दिए गए कि पीडब्ल्यूडी द्वारा तत्काल काम शुरू करवा के इसे हमने 9 तारीख की शाम से छोटे वाहनों के लिए हमने इसको शुरू करवा दिया था। उसके बाद जो कल रात और बहुत ज्यादा बारिश आई है, एक्चुअली जो इसका निहाल नदी है, इसके पीछे जस्ट हमारी निहाल नदी है, उसका जो डाइवर्जन है वो इधर ही की तरफ को है, उसका जो स्लोप है इधर की तरफ है, इस वजह से ये पुलिया हमारी दोबारा हुई है। जनपद उधम सिंह नगर के खटीमा में एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट को एक ज्ञापन सौंपा गया है। ये ज्ञापन राड़ा थारू परिषद के अध्यक्ष दान सिंह राड़ा के नेतृत्व में सौंपा गया है, जिसमें मांग की गई है कि बारिश के चलते आई बाढ़ से क्षेत्र के लोगों को जो नुकसान हुआ है उसका आकलन कर जल्द पीड़ितों को सहायता राशि दी जाए। साथ ही एसडीएम रविंद्र सिंह बिस्ट ने भी बताया कि उत्तराखंड के सीएम के सख्त निर्देश हैं कि खटीमा में आपदा से प्रभावित लोगों को तुरंत आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने ये भी कहा कि प्रभावितों को 5,000 रुपए प्रति परिवार के हिसाब से कुल 65 लाख रुपए 1300 चेकों का वितरण किया जा चुका है। हमारे आस पास में बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और साथ में जिन परिवारों के घर टूटे हैं उनके शासन की तरफ से विशेष मदद की जाए। शासन दिया गया कि माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा राशि आवंटित की गई है और विधिवत सिस्टम से सबको दिया जाएगा, ऐसा आश्वासन है। संपूर्ण जो प्रवाह क्षेत्र है वहां से भी ये प्रमुख रूप से समस्या रही है और साथ में क्या नाम है, जो रास्ते टूटे हैं और घरों में विशेष रूप से पानी खराब हुआ घुसा है, उनके लिए विशेष रूप से सख्त निर्देश हैं कि जो भी ये खटीमा क्षेत्र में जो आपदा से प्रभावित हुए हैं उनको तुरंत आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। करने की अगर मैं बात करूँ 1300 चेक जो कि करीब 5-5 हजार के हिसाब से 65 लाख के होते हैं वो हमने वितरित कर दिए हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम कम से कम 5,000 लोगों को और चेक देते हैं। इस मामले में माननीय मुख्यमंत्री बहुत सीरियस है, उन्होंने गंभीरता से इस बात को लिया। 10 करोड़ उन्होंने हमें रिलीज भी करके दे दिया है और माननीय जिलाधिकारी महोदय ने भी हमें सख्त निर्देश दिए कि इस आर्थिक सहायता को बंटवाने की जो प्रक्रिया है उसको तेजी से समझ में लाया जाए। उन्होंने 5 बंटवारे मेरे को अलग तहसीलों से भी दिए हैं डीएम सर ने। खटीमा में बाढ़ के कारण लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, तो वहीं खेतों में कूड़ा फैलाने से किसानों में भी नाराजगी है। लोगों का भी आरोप है कि नगरपालिका ने कूड़े का निस्तारण नहीं करने की वजह से उनके खेतों में गंदगी, कूड़ा और अस्पतालों के अवशेष आ गए हैं, जिसको लेकर ग्रामीणों से मुलाकात की गई और नगरपालिका प्रशासन के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया गया है। लगभग पिछले 1 साल से पैनिया ग्राम सभा के लगभग आधा किलोमीटर दूरी पे नगरपालिका का कूड़ा डाला जा रहा था, जिसका हमने पहले भी एक बार विरोध किया था। तो इनके द्वारा आश्वासन दिया गया था कि वहाँ बाउंड्री वॉल लगेगी और कूड़ा निस्तारण की मशीन भी लगाई जाएगी, लेकिन वहाँ पे ऐसा 1 साल के अंदर कुछ नहीं किया गया।
अभी जब बाढ़ आई है तो वो कूड़ा जो वहाँ डंप था 1 साल से, वो लगभग पूरे 50-60 एकड़ जगह में फैल गया है। वो ज्यादातर जमीन जो है वो पैनिया के किसानों की है और उसमें फसल तो बर्बाद हुई है, लेकिन इस समय स्थिति इतनी खराब हो गई है कि वो कूड़ा खेतों में फैला हुआ है, जिसकी बहुत ज्यादा बदबू गांव तक आ रही है। मक्खियां हैं, मच्छर है और अन्य बीमारियां फैलने की संभावना है, और उसमें हॉस्पिटलों के निकले हुए अवशेष बहुत हैं। वहाँ पर हमने एक अस्थायी रूप से एक डंपिंग जोन बनाया है और वहाँ पर हमारा नगर पालिका क्षेत्र का पूरा गिर भी रहा है, लेकिन क्योंकि बीच में जो 3-4 दिनों में जो बारिश हुई है उसके कारण वो पूरा फैल गया। तो उसी की शिकायत को लेकर ये वहाँ के मोहल्लेवासी लोग मेरे पास आए थे कि कूड़ा पूरे खेतों तक घुस गया है, जो कि जायज बात भी है क्योंकि इतनी बरसात हुई है तो यहाँ पर कूड़ा फैल गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसमें बहुत ही गंभीर है। उन्होंने अभी 10 करोड़ रिलीज किए हैं और हेतु सहायता हमने कल तक 1300 करीब चेक हमने बांटे, 65 लाख के होते हैं। आज हमारा टारगेट है कि हम 5,05,000 लोगों को ये चेक बांट देंगे। खबर लक्सर से है, जहां पर पुलिस ने अशोक हत्याकांड में फरार चल रहे 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से मृतक से लूटी गई एक लाइसेंसी पिस्टल, 4 जिंदा कारतूस सहित घटना में इस्तेमाल की गई एक मोटरसाइकिल भी बरामद की है। एसपी देहात स्वप्न किशोर ने मामले को लेकर जानकारी भी दी है। 2 जुलाई को एक व्यक्ति अशोक सैनी की हत्या लक्सर क्षेत्र अंतर्गत हुई थी, जिसमें एसएसपी हरिद्वार सर के द्वारा तत्काल घटना का अनावरण करने और अभियुक्तों की गिरफ्तारी करने हेतु निर्देशित किया गया था। उक्त निर्देशों के अनुपालन में इंस्पेक्टर लक्सर राजीव राठौड़ के नेतृत्व में टीम के द्वारा पूर्व में 2 अभियुक्तों गुरमीत और अमरीश की गिरफ्तारी की गई थी। इसी क्रम में 3 अन्य अभियुक्तों कंवरपाल, राजीव और अजय को उक्त टीम के द्वारा गिरफ्तार किया गया है तथा उनकी निशानदेही पर कांग्रेस ने मुख्यमंत्री सहित विधायकों ने के दिल्ली के केदारनाथ में प्रतीकात्मक मंदिर के शिलान्यास समारोह में शामिल होने पर सवाल उठाए हैं। कांग्रेस मुख्य प्रदेश प्रवक्ता गरिमा दसोनी ने पत्रकार वार्ता में इसे आस्था पर चोट करार दिया है। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने पहले वैदिक परंपरा के विपरीत जाकर शंकराचार्यों के अलावा अपने दर्जनों शंकराचार्य बनाए और इसी तरह से अब ज्योतिर्लिंग की महिमा के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है। हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहां दम था, हमारी तो किश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। ईश्वर मुख्यमंत्री और उनके तमाम विधायकों को सद्बुद्धि दे जो इस तरह का कृत्य दिल्ली में करके आए हैं। उत्तराखंड के चारों धाम, उत्तराखंड को देवभूमि इसीलिए कहा जाता है क्योंकि यहां 4 धाम विराजते हैं और आप उसको डेंट पहुंचाते हुए दिल्ली में केदारनाथ का रेप्लिका का शिलान्यास करते हुए आए हैं। भोले शंकर के बारे में सबको पता है कि भोलेनाथ तो हिमालय में विराजते हैं, भोलेनाथ तो तपस्या हिमालयों में करते हैं, अब दिल्ली गाजियाबाद में भी पाए जाएंगे। तो ऐसे में कहीं न कहीं मुझे लगता है कि बहुत बड़ा मजाक और बहुत बड़ा आस्था के साथ खिलवाड़ किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ में पुलिसकर्मियों की हो रही वायरल वीडियो को लेकर कांग्रेस प्रदेश प्रत्याशी जो हैं वो काजी निजामुद्दीन ने निंदा करते हुए कहा कि प्रशासन और सरकार करतार सिंह बढ़ाना के सामने पूरी तरह से नतमस्तक हो चुकी है। जिस तरह से महिलाओं को धक्का देकर पोलिंग बूथों से भगाया गया, ये काफी निंदनीय है। इसके साथ ही उन्होंने 13 जुलाई को होने वाली मतगणना को लेकर भी आशंका जताई है। मतगणना के समय भी प्रशासन की तरफ से बड़ी बेईमानी हो सकती है। वहीं उनकी इस बात को झबरेड़ा विधायक वीरेंद्र जाति ने भी समर्थन करते हुए कहा कि इस वक्त सब कुछ सरकार की शय पर किया जा रहा है। अभी देखिए कितनी वीडियोस आनी है, कितनी चीजें पब्लिक डोमेन में आएंगी। अभी तो सारी वीडियोस पहुंच भी नहीं रही हैं क्योंकि पोलिंग स्टेशन के इर्द गिर्द कर्फ्यू जैसा माहौल पुलिस प्रशासन ने कर रखा था। किसी प्रकार का कोई मोबाइल अलाउड नहीं था। मीडिया कर्मियों को पहले ही वो किसी न किसी तरीके से चलता कर देते थे, धमकाकर, चमकाकर, बहलाकर, फुसलाकर या कुछ भी, आने नहीं दिया उनको भी पास। फिर प्राइवेट आदमी के पास मोबाइल नहीं था तो लेकिन जैसे तैसे किसी न किसी जगह किसी न किसी ने वीडियो बनाई है। तो जो जुल्म, जो ज्यादती उन्होंने की है उसको हम देख रहे हैं, पार्टी देख रही है, हमारे साथी समर्थक सभी देख रहे हैं और हम लोग। देखिए, इस पर मैं कोई भी टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन जैसे उत्तराखंड प्रदेश के लिए, उत्तराखंड के शहीदों के प्रदेश के लिए
जैसे कल काला दिन था हमारे प्रदेश के लिए, वैसा मैं मानता हूं लोकतंत्र की हत्या सरेआम शासन प्रशासन ने की, सरकार ने की। लोकतंत्र की हत्या खुलेआम दौड़ा कर, लोगों को गाली देकर, लोगों को पीट करके जैसे सरकार ने की, मैं मानता हूं लोकतंत्र के लिए, संविधान के लिए कल का दिन जो था वो काला दिन था। क्लास बोर्ड में इतना ही। नमस्कार।